नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के चुनावी नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि बिहार में इस बार हर बार की तरह एक बार फिर नीतीश कुमार हैं। और सुबह से ही जब से दूसरे तीसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है तब से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लेकिन बधाई किसको दी जा रही है? बधाई एनडीए को नहीं दी जा रही, बीजेपी को नहीं दी जा रही, ना ही एलजेपी रामविलास पासवान जिन्होंने बहुत अच्छा इस बार, चिराग पासवान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको भी नहीं। बधाई दी जा रही है ज्ञानेश कुमार को। बधाइयों का तांता ज्ञानेश कुमार के लिए लगा है। जी हाँ, चुनाव आयुक्त जो हैं इस वक्त उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। बधाइयां इसलिए कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बिहार का इलेक्शन जो है वो सुलटा दिया है। और बिहार के इलेक्शन के बाद जैसे ही दूसरे तीसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हुई और जो तस्वीरें सामने आ रही थी वही तस्वीरें इस वक्त जब मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ तब भी वही तस्वीरें हैं। कमोबेश ऊपर नीचे 2-3 सीटों का फर्क होगा, लेकिन तस्वीरें उसी वक्त साफ हो चुकी थी। और तभी से लगातार जो एक के बाद एक नेता हैं जो पहले से कहे जा रहे थे, एक सुर में लोग कह रहे थे कि एसआईआर जब से आया है उस पर शक था, उस पर शंका थी, और वो शंका, वो तमाम जो सवाल थे वो अब साफ हो चुके हैं कि वो शंकाएं बेवजह नहीं थी, बेबुनियाद नहीं थी, उनका बकायदा सोर्स था। और वो इस तरीके से साफ हो चुकी हैं कि अब उसको लेकर लोग अपनी अपनी बधाइयां भी दे रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि देखो हमने पहले ही कहा था कि खेला होगा और हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किसने किसने क्या क्या कहा है। तो संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा है मैं 3 महीने पहले ही कह दिया था कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। 80 लाख वोटों की चोरी के लिए ज्ञानेश कुमार को बधाई। उसके अलावा अखिलेश यादव वो भी लिखते हैं कि बिहार में खेल एसआईआर ने किया है, वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इस चुनावी साजिश का अंत अब भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। हालांकि ये 2027 के लिए पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि देखो अब तो एसआईआर ने क्लियर कर दिया कि क्या होगा, और अब ये भी बता दिया है ज्ञानेश कुमार ने कि पूरे देश में एसआईआर जो है वो लागू होगा। ऐसे में एसआईआर क्या कुछ कर सकता है उसकी पहले से गुंजाइश जो है वो बता रहे हैं अखिलेश यादव, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि वो क्या कुछ करेंगे। उसके अलावा कुणाल कामरा को आप जानते होंगे, बहुत ही लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उनका ट्वीट है कि मैच इज फिक्स्ड, स्विच द टीवी ऑफ। वो कहते हैं कि मैच तो पहले से फिक्स है भैया, टीवी ऑफ करो, अपना अपना काम करो, देखने का कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा यशवंत सिन्हा राजनेता रह चुके हैं, वो कहते हैं कि द बिहार असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स आर क्लियरली केयरफुली मैनेज्ड। वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है बिहार के इलेक्शन को, और ये सब कौन कर सकता है? ज्ञानेश कुमार, उनके अलावा तो कोई है नहीं। साथ में वो ये भी लिखते हैं कि द ऑपोजिशन पार्टी शुड स्टॉप contesting elections as long as ज्ञानेश कुमार is CEC। वो कहते हैं कि जब तक ज्ञानेश कुमार हैं चुनाव आयुक्त के पद पे तब तक तो चुनाव लड़िए ही मत सारी ऑपोजिशन पार्टियां। एंड द इलेक्शन कमीशन रिमेन्स कॉम्प्रोमाइज्ड, और जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक सब कॉम्प्रोमाइज्ड ही रहेगा, ये कहते हैं यशवंत सिन्हा साहब। साथ ही भूपेश बघेल, उनका भी ट्वीट आया है, वो कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं के आवेदन किए, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ लिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। अब बात तो सही कह रहे हैं भूपेश बघेल साहब, वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा कहाँ मिलेगा आपको सहयोगी जो इस तरीके से इतनी शिद्दत, इतनी मुशक्कत के साथ लगे हुए थे लगातार, एक के बाद एक उन्होंने इस तरीके के बयान दिए कि खुद का मखौल बनवा लिया उन्होंने। इलेक्शन कमीशन की जो इज्जत थी बची कुची उसको भी बिल्कुल धराशाही कर दिया ज्ञानेश कुमार साहब ने, और उसके बाद अब जो बधाइयां उनको मिल रही है इसके वो बिल्कुल पात्र है, इसके वो बिल्कुल लायक है, और इसलिए एक के बाद एक उनको बधाइयां मिल रही है। देखिए, नतीजे आ चुके हैं, नतीजे साफ हैं, इसके बाद लोगों के रिएक्शंस भी साफ है, यही रिएक्शंस होने थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आरजेडी जो है वो बुरी तरह हार चुकी है और एनडीए ने बहुत शानदार बेमिसाल जीत हासिल की है, तो हमें इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा होने के पीछे की जो कड़ियां हैं उसको भी जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरे चीज़ को सिर्फ एसआईआर से ज्ञानेश कुमार तक से सीमित करके नहीं देखा जा सकता। कुछ तो कमियां अपने में भी होती हैं जिसको हमें इंट्रोस्पेक्ट कर लेना चाहिए। अब यहाँ अगर इन तमाम चीज़ों की हम चर्चा करें तो हमें कुछ बड़े जो पत्रकार हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके इस मामले पर एक सटीक राय है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अशोक कुमार पांडे हैं जो कि
राइटर हैं और साथ ही बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्टों से काम नहीं चलेगा, ना ही हर चुनाव विपक्ष को जिताने वाले यूट्यूब चैनलों और एक्सपर्ट्स से। विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस की समस्या जाननी है तो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान गुजरात से असम तक कहीं के कार्यकर्ताओं से आधे घंटे केवल अकेले में बात कर लीजिए। बस उन्हें भरोसा हो कि बात किसी बड़े तक शिकायत के लहजे में नहीं पहुंचेगी। भाजपा सत्ता के लिए सब करेगी, केचुआ उसके इशारे पर चलेगा। केचुआ गणेश कुमार साहब को कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। केचुआ उनके इशारे पर चलेगा, सब जानते हैं। सवाल ये है कि उसके मुकाबले के लिए वायरल वीडियो से आगे क्या तैयारी है। ये बहुत अहम सवाल है जो कि यहाँ पर अशोक कुमार पांडे साहब उठा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि चलो ठीक है, दूसरों में कमियां हैं, SIR है, तमाम व्यवस्था है, वो सब जानते हैं, वो सब दिख रहा है साफ तौर पे, जिसकी चर्चा हो रही थी, जिसके लिए लड़ रहे हैं, तमाम पार्टियां लड़ रही हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। एक और ट्वीट है उनका, इसमें वो लिखते हैं कि कहने सुनने से कुछ होना नहीं है, लेकिन सच यही है कि RJD कांग्रेस का गठबंधन नेचुरल नहीं है। सांप्रदायिकता के खिलाफ भले एक साथ हो, बाकी मामलों में मामला बनता नहीं दिखा। पहले दिन से ही राहुल की यात्रा के बाद ही खटास दिखने लगी थी और फिर सीट शेयरिंग को लेकर जो हुआ सबने देखा। जिस तरीके से एक ही सीट पर दो कैंडिडेट, दोनों गठबंधन में हैं आप, और उसके बाद आपके दोनों पार्टियों के कैंडिडेट्स उतर आते हैं, और ये जनता को साबित करने के लिए काफ़ी था कि आपके बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं। और जनता इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है, और ख़ास तौर से बिहार की जनता, कि वो आपके अंदर खाने क्या चल रहा है उसको समझ ना पाए, उस राजनीति को समझ ना पाए। तो कहीं ना कहीं आपने भी तो जनता को परोस कर दिया कि देखो हमारे बीच में सब ठीक नहीं है। इधर NDA में चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश बाबू और दूसरी ओर आप मोदी जी को देख लीजिए, चाहे अमित शाह को देख लीजिए, तमाम रैलियों में इनके बीच में जो प्रेम दिखता है, जो भाईचारा दिखता है, जनता तो वो भी देख रही है। अब वो साथ में ये लिखते हैं कि कांग्रेस को खुद से सवाल करना होगा कि वह कौन सी राजनीति कर रही है। नेहरू का रास्ता भटक गया है और लोहिया की राजनीति कांग्रेस चाहे तो भी नहीं कर पाएगी। राहुल एक नेता के रूप में सारी बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन एक संगठनकर्ता के रूप में खुद को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। खड़गे जी उम्रदराज हो चुके हैं और उनकी टीम उस ऊर्जा के साथ संगठन का काम नहीं करती नहीं दिखती जिसकी ज़रूरत है। बात साफ है, अब RJD कहीं ना कहीं लालू जी के समय की राजनीति में उलझी हुई दिखती है। RJD जो कि एक युवा नेता का चेहरा लेकर अपने सामने आई थी, अब तेजस्वी को युवा मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन राजनीति आपकी वहीं की वहीं है। राजनीति आपकी लालू यादव के ज़माने वाली है। अब ऐसे में आप दोनों चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते हैं। साथ में वो ये लिखते हैं कि अपना सामाजिक आधार बढ़ाने के लिए कोई कोशिश दिखाई नहीं देती। आपने, आपके पिता ने जो कुछ किया है वहीं के वहीं आप अटके हैं। आगे अपना सामाजिक आधार बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल है RJD से, ये सवाल है तेजस्वी यादव से, अशोक कुमार पांडे जी का। वो कहते हैं कि इसलिए वोट शेयर तो बढ़िया होता है, सीटें रह जाती हैं। 10,000 की स्कीम वगैरह पर बात करना बेकार है। सत्ता में जो होता है ऐसा कुछ करने की कोशिश करता ही है। हाँ, चुनाव आयोग इतनी छूट नहीं देता, यहाँ चुनाव आयोग थोड़ा खुलकर छूट देता है। खेलिए, जितना खेलना है खेलिए, बाकी बढ़िया है। बिहार को एक बार फिर नीतीश मुबारक हो, ये लिखते हैं अशोक कुमार पांडे, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बड़ी ही सटीकता के साथ उन्होंने बताया है कि देखो चुनाव हो चुके, नतीजे आ चुके, लेकिन अब इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी है, देश में सबसे ज़्यादा लंबे अरसे से, आज़ादी के बाद से इस देश पर राज करती आई है, उस पार्टी का अस्तित्व कहाँ है। और इस बार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और RJD की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उन्होंने फील्डिंग गलत सेट कर दी, और उस फील्डिंग गलत सेट होने की बाद से जो रिजल्ट्स आए हैं वो सबको पता थे। अब दूसरी ओर नरेंद्र नाथ मिश्रा हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये लिखते हैं कि अब इस ऐतिहासिक जीत के बाद उम्मीद करते हैं कि बिहार का भला हो। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह 50,000 करोड़ बांटे गए, कई बड़े वादे किए गए, उसका असर बाकी चीज़ों पर ना दिखे। चुनाव से ठीक पहले 1 महीने में बिहार सरकार ने 50,000 करोड़ का चुनावी वितरण किया, जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। सरकार के पास रेवेन्यू कम है, शराबबंदी है, बिजली का रेवेन्यू भी अब आधा रह गया है। इन सब चीज़ों पर तुरंत फोकस लाने की ज़रूरत है। अब नरेंद्र नाथ मिश्रा साहब कह रहे हैं कि देखिए, जो 50,000 करोड़ का चुनावी वितरण किया गया था ठीक 1 महीने पहले चुनावों से,
जब देश में आचार संहिता लागू थी, जब आपको पता है कि चुनाव होने वाले हैं, तब भी ज्ञानेश कुमार साहब हमारे, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये लगातार खुलेआम हुआ और उसका असर इन चुनावों में देखने को मिला। जैसा कि आपको बताया गया कि दोनों चरणों में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की, भर भर कर की, और अब तक अंदेशा लगाया जा रहा था कि किस तरफ जा रही हैं महिलाएं। अब तो क्लियर हो गया कि महिलाएं नीतीश बाबू की तरफ थी। क्यों ना जाएं, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश बाबू हर बार चुनावों से ठीक पहले एक ऐसा ही लॉलीपॉप ले आते हैं कि महिलाएं ना चाहते हुए भी उनकी तरफ चली जाती हैं। कभी शराबबंदी कर देते हैं, कभी कहते हैं देखो हमारा आखिरी चुनाव है, जितवा दो, इसके बाद नहीं आएंगे, फिर प्रकट हो जाते हैं। और इस बार फिर आए तो कहते लो 10-10 हज़ार ले लो और काम शुरू करो, फिर आगे 1 लाख और देंगे। तो अब महिलाओं को कहीं ना कहीं लेने के बाद तो लगता है ना कि आगे देंगे, नीतीश बाबू हैं तो अपने ही। तो वो कहते हैं कि देखो अब ये तमाम चीज़ें तो हो गई, रेवेन्यू नहीं है सरकार के पास, अब इस पर चर्चा करिएगा, कम से कम यहाँ पे धोखा मत खाइएगा। सरकार तो आपने चुन ली, सरकार तो बन गई, अब कम से कम आगे का सोचिए कि क्या करेगा बिहार। उसके अलावा आदेश रावल साहब हैं, ये भी पत्रकार हैं और ये बताते हैं कि बीजेपी के आंकड़े इन्होंने अभी तक जितने आंकड़े आए थे उसको इन्होंने शेयर करते हुए लिखा था कि बीजेपी 90, चिराग पासवान 20, कुशवाहा 4, अदर्स 10। नीतीश कुमार के बिना भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। देखिए ये भी एक बहुत अहम कड़ी है इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा जैसे ही मतगणना शुरू हुई और दूसरे तीसरे राउंड की वोटिंग की जो काउंटिंग्स हैं वो शुरू हुई, तो यहाँ कांटे की टक्कर दिख रही थी बीजेपी में और जेडीयू में। तो यहाँ इस बार मुकाबला एक तरह से आपस में ही हो गया है। मुकाबला ये है कि नीतीश बाबू इस बार मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर इस बार बीजेपी अपने ही दम पे सरकार बनाकर मुख्यमंत्री का नया चेहरा लेकर आएगी। क्योंकि देखिए किसी भी चुनावी रैली में खुलकर, किसी भी चुनावी रैली में ना तो मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना तो अमित शाह ने ये बात कही। इंटरव्यूज में भी उनसे कितनी बार घुमाकर पूछा गया, उन्होंने साफ नकार दिया। उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं होंगे ये बाद में दल तय करेगा, जो विधायकों का दल होगा वो तय करेगा। ऐसे में ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत था जिसको लगातार माना जा रहा था, बिना दूल्हे की बारात बताया जा रहा था। तो बीजेपी जो है इतनी मेहनत जो लगातार कर रहे थे, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों, जो रैलियों का लगातार दौर उन्होंने शुरू किया था, उस मेहनत का फल वो नीतीश कुमार के लिए तो उतनी मेहनत नहीं कर रहे होंगे, उस मेहनत का फल ज़रूर बीजेपी अपने खाने लेना चाहेगी। उसके अलावा आदेश रावल एक और बात कहते हैं कि देखिए कमी कहाँ रह गई, इसको समझने की ज़रूरत है। चौकीदार चोर है के बाद अब वोट चोरी को भी जनता ने नकारा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमले का राजनीतिक रूप से नुकसान होता है? कांग्रेस को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के भीतर एक बड़ा तबका इससे इत्तेफाक भी रखता है। आदेश रावल वो है जो एक बहुत ज्ञानी और बहुत ज़्यादा सटीक पत्रकार के तौर पर आप देख सकते हैं, जो कांग्रेस को लगातार कवर करते हैं, कांग्रेस की राजनीति को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। और अगर वो ये कह रहे हैं तो एक बार इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि जनता को अब इस तरीके से डायरेक्ट अटैक करके मोदी पर आप शायद वोट नहीं ले सकते। आपको अपना कोई और एंगल दिखाना होगा, कांग्रेस को कुछ और करना होगा। सीधे सीधे आप पहले चौकीदार चोर है का नारा लेकर आए, अब आपने वोट चोर का नारा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब चुनावी नतीजे आ चुके हैं, भले आप ज्ञानेश कुमार को बधाई दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मानना तो यही पड़ेगा कि जनमत है। अब इसका आपको सम्मान करना पड़ेगा और सम्मान करते हुए ये भी मानना पड़ेगा कि आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उस पर आप पुनर्निरीक्षण करिए, आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, खुद को समझिए कि आपसे कहाँ गलती हुई है। उसके अलावा ये भी लिखते हैं वो कि जो ये 10-10 हज़ार बांटे गए उसके पीछे का पैटर्न भी समझिए, वो भी वो आपको बता रहे हैं। आदेश रावल साहब बताते हैं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, एक एक करके सुनिए और याद रखिएगा, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, झारखंड में मैया सम्मान योजना के बाद अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर बिहार की जनता ने मुहर लगा दी है। ये बहुत बड़ी बात लिखी है इन्होंने, समझिए एक एक करके कि जो ये चुनाव दर चुनाव ये महिलाओं को, माइयों को, बहनों को जो सम्मान और ये जो रोजगार योजना दी जा रही है, ये ऐसे ही नहीं दी जा रही है। चुनाव से ठीक पहले ये आपको जो सम्मान दिया जाता है, ये सम्मान इसीलिए दिया जाता है कि बाद में आप जब वोटिंग करने जाएं तो आप कहीं भी सोच रही हो लेकिन लास्ट में वो पैसा भारी पड़ जाए आप पर, तो इस तरीके से आप वोट करें। इसके अलावा वो ये भी लिखते हैं कि अब बीजेपी बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाएगी। एक तरीके से घोषणा भी हो गई है कि अब नीतीश बाबू शायद मुख्यमंत्री ना रहे। और प्रशांत किशोर ने भी इस बात की भविष्यवाणी की थी। हालांकि उनकी भविष्यवाणी ये भी थी कि या तो हम अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे। फिलहाल फर्श पर ही दिख रहे हैं। बिग फैट जीरो, प्रशांत किशोर का जिक्र भी ज़रूरी है। बहुत बड़े हीरो बनकर निकले थे पर सिर्फ जीरो मिला है उनको, बहुत बुरी तरह से उनकी भी शिकस्त हुई है। पर उन्होंने पहले ही कह दिया था कि या तो हम अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे। पर इसके साथ उन्होंने एक भविष्यवाणी और की थी कि अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, वो अगर मुख्यमंत्री रहे इसके बाद, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे अब।
और उनकी सीट्स का भी उन्होंने दावा किया था कि उनकी सीट्स भी बहुत ज़्यादा कम होने वाली हैं। अब वो कहते हैं, आदेश रावल साहब कहते हैं कि अगर बीजेपी बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री, अब बीजेपी बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाएगी और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने चुनाव के दौरान, जो बात मैंने आपसे कही वो भी यही लिख रहा है कि शायद यही वजह था कि कहीं भी मोदी जी और अमित शाह ने ये नहीं कहा कि नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, क्योंकि बीजेपी को पता था कि जब इतनी मेहनत हमने की है, इतनी सेटिंग हो रही है, इतना खेला हो रहा है, इतनी तमाम एलिगेशंस हम पे लग रहे हैं, तो क्यों ना हमारा ही मुख्यमंत्री बने। सब झेल के अगर मुख्यमंत्री कोई और बन रहा है तो क्या फ़ायदा है। अब इस तरीके से नरेंद्र नाथ मिश्रा जो पत्रकार है पेशे से वरिष्ठ, वो भी एक बात और लिखते हैं कि अब इस ऐतिहासिक जीत के बाद उम्मीद करते हैं, चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद वो एक और गंभीर चीज़ है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ओवैसी की पार्टी बिहार में कांग्रेस से अधिक सीटों पर आगे चल रही है, तमाम वोटिंग्स में जो गिनतियां हो रही हैं उस पर। इसको लेकर एक बहुत अहम बात यहाँ ये है कि जो तेजस्वी का ओवैसी पर तीखा कमेंट था, ये उन्हें भारी पड़ रहा है। जिस तरीके के लहजे उन्होंने यूज़ किए, जिस तरीके की तीखी टिप्पणियाँ उन्होंने की, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगा है। हमने भी एक वीडियो जो दिखाया था आपको, आपने देखा होगा कि उसमें एक मुस्लिम युवा था, वो कह रहा था कि ओवैसी साहब बेवकूफ़ नहीं है, बैरिस्टर है, पढ़े लिखे हैं, भले जनता उनको वोट ना दे लेकिन उनका सम्मान करती है। और ऐसे में इस तरीके से आप उन पर जब कटाक्ष करते हैं इस तरीके से, तो जो उनके समुदाय के जो लोग हैं उन्हें बुरा लगता है, और इसका असर दिखा है इस बार वोट्स में, और इसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। सीमांचल में मुस्लिम का बड़ा हिस्सा छिटका है, टूटा है तेजस्वी यादव के साथ, और ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसी को लेकर नरेंद्र नाथ मिश्रा आगे लिखते हैं कि पहली बार आरजेडी का MY यानी कि मुस्लिम यादव वोट भी ठीक ठाक दरक गया है, यानी कि छिटक गया है। अभी तक बात चल रही थी कि JDU का वोट नीतीश के साथ कहाँ जाएगा, लेकिन अब ये सवाल RJD के वोट के लिए सवाल उठेगा कि भैया आपका कहाँ जा रहा है। आप जो कमेंटबाजी कर रहे थे उसकी वजह से आपका भी जो एक वोट शेयर है वो भी छिटका है। तमाम चीज़ों का अंत, ज्ञानेश कुमार को बधाइयाँ, और साथ ही प्रियंका भारती जो इस पूरे दौर में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, RJD की सबसे ज़्यादा तेज़ तर्रार प्रवक्ता के तौर पर। वो लास्ट में उनका भी एक फेसबुक पोस्ट है, वो मैं आपके लिए दे देती हूँ कि अंत में वो लिखती हैं कि डेमोक्रेसी ब्रूटली बुचर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन ज्ञानेश कुमार को बधाई हो, जो डेमोक्रेसी है उसको बुरी तरह से कुचल दिया गया है। ये लिखती हैं प्रियंका भारती, क्योंकि नतीजे जो है वो साफ़ हो चुके हैं, तस्वीरें साफ़ हैं, और जिस तरीके से SIR ने अपना काम किया है वो अब जग जाहिर है। और आगे क्या होगा, बाकी के चुनाव में क्या होगा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तमाम जगहों पे क्या होगा SIR की, उसको भी अब समझने की ज़रूरत है, जिसका कि आपको अखिलेश यादव ने एक हिंट दे ही दिया है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ये नहीं होने देंगे। अब ये तो बड़ी बात, देखने की बात है कि नहीं होने देंगे। बिहार में भी बहुत हल्ला मचाए थे कि नहीं होने देंगे, ये अब देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्षी पार्टियां समझ चुकी हैं खेला, तो अब बॉयकॉट करें इलेक्शंस का, या कुछ बड़ा, कुछ प्रोग्रेसिव लेकर आए, कुछ धमाकेदार लेकर आए। क्या होगा, तमाम अपडेट्स जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इसमें बस इतना ही। देखते रहिए जनता लाइव। धन्यवाद।